फेवरेबल मूवमेंट में बेनिफिट मिल जाए ये तो एक एडेड एडवांटेज है, लेकिन अगर प्रोटेक्शन नहीं है तो हैज ही बेकार है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ऑप्शन है, जब हमें प्रोटेक्शन नहीं दे रहा, हमारे टारगेट रेट को मीट करने में हेल्प नहीं कर रहा, तो भाई फेवरेबल की सूरत में तो फायदा आता ही आता है, लेकिन ये फायदा किसी काम का नहीं है अगर एडवर्स मूवमेंट के केस में हम टारगेट को मीट ना कर पाए। तो हमसे पूछा जा रहा है कौन सा हेज हमारे लिए बेहतर है इस केस में, तो डेफिनेटली हमारा इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज इज रिकमेंडेड, क्योंकि वो हमें एडवर्स मूवमेंट के केस में भी टारगेट मीट करने में हेल्प कर रहा है। ऑप्शन का हेज हमें एडवर्स मूवमेंट में टारगेट मीट नहीं करने दे रहा, तो जो टारगेट को मीट करना एडवर्स मूवमेंट में, दैट इज द रियल टेस्ट ऑफ एनी टूल। सो मैं अगर दोबारा आपको ऊपर लेके जाऊं जहां पे मैंने परसेंटेजेस कैलकुलेट की थी, तो शायद मैं जस्ट वांटेड टू सी कि आपका जो क्वेरी आई थी वो एड्रेस हुई या नहीं हुई। तो हम फ्यूचर हेज से सिनेरियो ए हो, सिनेरियो बी हो, फर्स्ट सिनेरियो सेकंड सिनेरियो, दोनों सिनेरियो में हमारी कॉस्ट हमारे लोन की विद अकाउंटिंग फॉर लॉस और गेन ऑन फ्यूचर वो 447,000 आ रही है, जो कि एनुअलाइज टर्म में 7.45% बन रही है। ये कॉस्ट हमारी 4 महीने की है, हमने इसको एनुअलाइज टर्म में लेके गए और फिर उसको प्रिंसिपल से डिवाइड किया, तो 7.45 पर एनम हमारी कॉस्ट आती है विद फ्यूचर इन बोथ द सिनेरियोज। तो ये जी हमारे पास एक कंप्रीहेंसिव हमने केस डील किया फ्यूचर्स का, ऑप्शंस का। 2 सिनेरियोस में फ्यूचर के थे और 2 ही सिनेरियोस में ऑप्शन के भी हमने डील किए, और अल्टीमेटली हमने फिर यहाँ पे इस पर कमेंट भी दे दिया कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज ही यहाँ पे रिकमेंडेड है। क्यों, उस पर भी बात हमारी हुई। सो डिस्कस हाउ सक्सेसफुल द हेज वुड हैव बीन, तो हमने डिस्कशन भी इस पर कर ली है। अच्छा जी, अब हम एक और कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 हमारे प्लान में जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, दैट इज 3। अगेन ये भी फ्यूचर्स और ऑप्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है सारा जी, शॉर्टर का क्वेश्चन है, ये भी एक ACCA का पास पेपर क्वेश्चन है। दिस इज आल्सो अ कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन। सिनेरियो पढ़ते हैं जी। अज्यूम दैट इट इज़ नाउ मिड दिसंबर। ये जो करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के इंशाल्लाह जो एग्जांपल्स हम देख रहे हैं, कंप्रीहेंसिव एग्जांपल, ये आप करेंसी और इंटरेस्ट रेट की, तो इंशाअल्लाह ये हमें सब्सटेंशली हमारे जो एग्ज़ाम स्टैंडर्ड्स जो हैं, जो लेवल है उसको हम कवर कर रहे हैं, उसको इंशाअल्लाह मीट कर रहे होंगे। आगे चल के हम ICAP के क्वेश्चन भी जल्दी टच करना शुरू करेंगे। सो अज्यूम दैट इट इज़ नाउ मिड दिसंबर। द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ शॉर्टर PLC has recently reviewed the company's monthly cash budgets for the next year. As a result of buying new machinery in 3 months' time, his company is expected to require short-term financing of 30 million for a period of 2 months until the proceeds from a disposal of factory become available. So 3 महीने बाद 2 महीने के लिए आपको 30 मिलियन चाहिए। दिस इज योर बोरिंग नीड। मिड दिसंबर में 3 महीने बाद 2 महीने के लिए। द फाइनेंस डायरेक्टर इज कंसर्न दैट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग वेज सेटलमेंट्स द सेंट्रल बैंक विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स इन नियर फ्यूचर। काइबोर इज करंटली 6% पर एनम एंड शॉर्टर कैन बोरो एट काइबोर प्लस 0.9। जो हमारे फ्यूचर्स और ऑप्शंस होते हैं वो काइबोर बेस्ड होते हैं, वो स्टैंडर्ड रेट पे बेस्ड होते हैं, और ये जो स्प्रेड आ रहा होता है 0.9% का प्लस, ये कंपनी स्पेसिफिक होता है कि कंपनी अगर बैंक के पास जाएगी तो बैंक बेस रेट प्लस 0.9। तो चूंकि मैं आई रिपीट, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट, सो दे आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रेट काइबोर। Derivative contracts may be assumed to mature at the end of the relevant months. 3 types of hedge are available. 3-month futures, 500,000 contract size, again 12.5 tick size, इसको हम इग्नोर करते हैं इस इंफॉर्मेशन को। दिसंबर, मार्च, जून के फ्यूचर्स हैं। ऑप्शंस ऑन 3-month futures, 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट साइज, प्रीमियम इन एनुअल परसेंटेजेस, तो कॉल हैं, पुट हैं दिसंबर मार्च जून, दिसंबर मार्च जून की, फॉर दीज 3 स्ट्राइक प्राइसेस। अच्छा जी, इसके बाद तीसरा टूल FRA है, 3 to 6 है, 3 to 5 है, 3 to 8 है। रिक्वायरमेंट,
illustrate how short-term interest rate risk might be hedged and the possible results of the alternative hedges if interest rate increases by 0.5% by the time of borrowing. करंट लेवल से इंटरेस्ट रेट 0.5% बढ़ जाए जब बोरिंग का टाइम आए, तो बताइए तीनों सिचुएशंस का रिजल्ट क्या आता है। अच्छा जी, 3 हेजेस हमारे पास हैं जी, तीनों हेजेस को हम वन बाय वन डील करते हैं। हमें तीनों केसेस में अपनी इंटरेस्ट कॉस्ट डिटरमिन करनी है। सबसे पहले हम एफआरए को डील कर लेते हैं क्योंकि वो सबसे आसान है, सिंपल है। उसके बाद हम फ्यूचर्स और फिर ऑप्शंस पे जाएंगे क्योंकि ऑप्शन ऑन फ्यूचर हैं, तो उसके लिए फ्यूचर का डाटा हमारे पास होना ज़रूरी है। तो पहले फ्यूचर फिर ऑप्शन। तो सबसे पहले हम एफआरए पे बात करते हैं। हमें 3 महीने बाद 2 महीने के लिए लोन चाहिए, तो हमारी रेलेवेंट एफआरए हुआ 3 to 5। 3 महीने बाद 2 महीने के लिए, मतलब आज से 3 महीने बाद लोन लेना है और आज से 5 महीने बाद रीपे करना है। तो 3 to 5 एफआरए इज रेलेवेंट। और चूंकि लोन का एफआरए है सो 7.08% पे हमारा एफआरए बुक होगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 एंड वी आर स्टार्टिंग विद एफआरए। तो एफआरए हमें मिलेगा 3 to 5 और वो लेंगे हम 7.08% पे। ठीक है जी। और हमें आउटकम क्या बताएगी है कि हम ये मिड दिसंबर में हम एफआरए करेंगे, 3 to 5 एफआरए एट 7.08 करेंगे। इसके बाद हम वेट करेंगे 3 महीने का, मिड जनवरी, मिड फरवरी, मिड मार्च का। फिर मिड मार्च आएगा जिसमें हम देखेंगे हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है, एफआरए सेटलमेंट क्या है और हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है। ये वर्किंग हम जैसे कल हमने सीखी थी 2 कॉलम में हम कर लेंगे। एक हम परसेंटेज का कॉलम बना लेंगे और एक रुपीस का कॉलम हम बना लेंगे। एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारा इंटरेस्ट रेट 0.5% से बढ़ जाएगा, मतलब काइबोर जो करंटली 6% पे है वो 6.5 पे चला जाएगा और कंपनी बारो करती है 6.5 प्लस 0.9 पे। तो इसका मतलब कंपनी को जो एक्चुअल इंटरेस्ट, जो लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा जी 7.4%। सो हमें जो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ेगी वो मैं यहाँ पे अगर वर्किंग प्रोड्यूस करूँ 6 प्लस 0.5 प्लस 0.9%, वो पड़ेगी जी 7.4%। ये हमारी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट है। लेकिन एज पर एफआरए हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 7.08। इसका मतलब एफआरए सेटलमेंट हम रिसीव करेंगे। कितनी रिसीव करेंगे एफआरए सेटलमेंट, डिफरेंस ले लीजिए दोनों का, 0.32% की एफआरए सेटलमेंट हम वसूल करेंगे। और यही डिफरेंस हम, यही परसेंटेजेस को हम वैल्यूज़ में भी कन्वर्ट करके यहाँ पे शो कर देते हैं। तो हमारी जो अमाउंट है लोन की दैट इज़ 30 मिलियन। 7.4% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट पे करना है और इंटरेस्ट पे करना है हमें 2/12। सो 30 मिलियन पे 7.4 2/12 इट इज़ 370,000 और 0.32 की हमें एफआरए सेटलमेंट मिलनी है। तो 30 मिलियन पे 0.32%, ये भी 2/12 एडजस्ट होगी जनाब। 16,000 हमारी एफआरए सेटलमेंट है, ये हमने रिसीव करनी है। तो ये हमारी एडजस्टमेंट है, पेमेंट है, रिसीट है। नेट कॉस्ट हमारी 354,000 हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट। अगर हम एफआरए से हेज करें तो हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट 354,000 है। एफआरए की वैल्यूएशन हमारी हो गई। अच्छा जी, इसके बाद हम चलते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज की तरफ। मिड दिसंबर में हमें सेटअप करना है, सेटअप इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज।
मिड दिसंबर में इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज हमें सेटअप करना है। अच्छा जी, लोन का इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज, लोन रेज करने के लिए, फाइनेंस रेज करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स सेल करनी होती हैं, तो हेज सेटअप आपका होता है सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से। कौन से फ्यूचर जी? हमें तो क्वेश्चन में दिसंबर, मार्च, जून तीनों फ्यूचर अवेलेबल हैं। मिड दिसंबर में 3 महीने बाद हमने लोन लेना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, मिड मार्च में लोन लेना है, तो मार्च का फ्यूचर 93.79। तो जनाब मार्च फ्यूचर 93.79 की प्राइस पे, और कॉन्ट्रैक्ट्स इसके होते हैं जी अमाउंट टू बी हेज्ड ओवर कॉन्ट्रैक्ट साइज into actual maturity of the loan over standard maturity of the contract। जनाब 40 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे आते हैं, ये हमारा हेज सेटअप हो गया। इसके बाद मिड मार्च का इंतज़ार किया जाता है, जहाँ पे हमें गेन और लॉस ऑन क्लोजिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज देखना है। हमने सेल किया हुआ इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 93.79 पे, हमें बाय करना है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर इस हेज को क्लोज करने के लिए। बाय किस प्राइस पे होना है? विल हैव टू एस्टिमेट क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस इज़ नॉट अवेलेबल, हमें क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस एस्टिमेट करनी पड़ेगी वर्किंग 1। वही स्टेप जनाब सबसे पहले आप लेते हो स्टेप नंबर 1 में, मार्च फ्यूचर में आप डील कर रहे हो, तो मार्च इंटरेस्ट रेट फ्यूचर की प्राइस स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बेसिस आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ओपनिंग बेसिस आप मिड दिसंबर में कैलकुलेट कर रहे हैं। सो मार्च इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस, और इसको कंपेयर करते हैं स्पॉट से। मार्च इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस जो आपने लिए थे वो थे 93.79, और स्पॉट 100 माइनस आर प्रिवेलिंग कायबो आपका जो चल रहा था उस वक्त दैट वाज 6%। सो स्पॉट आपका बना 94%। ओपनिंग बेसिस यहाँ से आप ले सकते हैं 0.21%। स्टेप नंबर 2 आउटस्टैंडिंग बेसिस, मतलब ये जो बेसिस आपने मेजर किए हैं 0.21 के, ये मिड दिसंबर को प्रिवेल कर रहे थे। अब हम हेज क्लोज कर रहे हैं मिड मार्च में, तो मिड मार्च में हमारे आउटस्टैंडिंग बेसिस आते हैं ओपनिंग बेसिस डिवाइड विद टोटल लाइफ ऑफ द बेसिस। मिड दिसंबर से 31 मार्च, मिड दिसंबर से 31 मार्च तक कितने महीने बनते हैं जी? 3.5। और उसके बाद हेज क्लोज कर रहे हैं आप मिड मार्च में, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी रहेगी बेसिस की? 0.5 मंथ। तो यहां से आप ले सकते हैं आपके आउटस्टैंडिंग बेसिस, ये आते हैं जी 0.03%। इसके बाद आप लेते हो स्पॉट मिड मार्च का, तो हमें कहा गया है कि हमारा स्पॉट 6% से बढ़ के 6.5 पे चला गया है, तो 100 माइनस 6.5 93.5, और इसमें आउटस्टैंडिंग बेसिस हमें एडजस्ट करने हैं, प्लस या माइनस उसके लिए आप जाते हो यहाँ पे जी। फ्यूचर की प्राइस आपकी कम है स्पॉट से, तो यहाँ पे भी माइनस ही होना है 0.03 93.47। दिस इज़ योर क्लोजिंग फ्यूचर इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस, क्लोजिंग इंटरेस्ट रेट फ्यूचर प्राइस 93.47। वही 3 स्टेप्स जो हमने करेंसी में सीखे थे, ओपनिंग बेसिस, आउटस्टैंडिंग बेसिस एंड क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, 3 स्टेप्स हमने यहाँ परफॉर्म किए। 93.47 हमारी आ रही है क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। सेल किया, बाय किया, गेन नज़र आ रहा है जी हमें यहाँ पे। 93.79 पे सेल किया, 93.47 पे बाय किया, हमें 0.32% का गेन है। टोटल गेन अगर मेजर कर लें हम यहाँ से
तो 0.32% multiplied with 40 contracts of ₹500,000 each, and gain loss are always adjusted for contract maturity. तो हमें यहाँ पे जो गेन नज़र आ रहा है इट इज़ 16,000 रुपीज़। इसके बाद आप जाते हो मार्केट में, एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट देखते हो क्या है। तो एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट तो हमने FRA में कैलकुलेट की थी ना, वही यहाँ पे प्रिवेल होगी। वी डोंट हैव टू रीकैलकुलेट एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट जो FRA में हमारी आई थी। एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट 370,000 वही यहाँ पे रहने वाली है जी, ₹370,000, और इसमें से आप लेस कर देंगे गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 16,000। तो यहाँ पे हमारी नेट इंटरेस्ट कॉस्ट 354,000। इट्स द सेम जो FRA में हमें इंटरेस्ट कॉस्ट मिली थी, इट्स अ कोइंसिडेंस को इंटरेस्ट कॉस्ट हमारी फ्यूचर की इंटरेस्ट कॉस्ट से मैच कर दी। तो ये जी हमारा दूसरा हेज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, वो भी हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, अब हम थर्ड हेज की तरफ चलते हैं, जो क्या है जी हमारा ऑप्शंस। ऑप्शन हेज जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में भी समझाया आपको, इसका सबसे पहले मिड दिसंबर में हमें सेटअप करना है। सेटअप ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर हेज। अच्छा जी, इसके सेटअप के लिए भी मैंने आपसे जैसे कहा था, हम फ्यूचर हेज से हेल्प लेते हैं। फ्यूचर में हमने कहा था जी सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर से हेज सेटअप हुआ, तो हम यहाँ पे सेल फ्यूचर से हम यहाँ पे बाय पुट ड्राइव कर लेते हैं। बाय पुट ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर। फ्यूचर में हमने मार्च के कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, तो यहाँ पे भी मार्च के कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे। हाँ, प्राइस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मार्च की पुट में हमारे पास 3 प्राइसेस अवेलेबल हैं। मार्च की पुट में 3 प्राइसेस हैं और ये उनके रिस्पेक्टिव प्रीमियम है। तो हमें पुट ऑप्शन के लिए प्राइस यहाँ पे बेस्ट प्राइस वर्कआउट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे वर्किंग टू इधर ही मैं सामने ही प्रेजेंट कर देता हूँ। हम स्ट्राइक प्राइस हमारे पास अवेलेबल है, हम हर स्ट्राइक प्राइस का R लेंगे, उसमें उसका प्रीमियम, क्योंकि पुट ऑप्शन का रूल है R प्लस प्रीमियम, और जहाँ पे सम मिनिमम है वो लीजिए। हमारे पास मार्च की पुट के लिए 3 प्राइसेस 93.75, 94 एंड 94.25 अवेलेबल है जी। रिस्पेक्टिव R देखिए, तो 100 माइनस 93.75 ये बना जी 6.25, ये बना जी 6 और ये बना 5.75। इनमें इनका रिस्पेक्टिव प्रीमियम ऐड करें। प्रीमियम्स आर इन एनुअल परसेंटेज 0.085, 0.255 और ये जी 0.480। सम करें 6.335, ये सारी वर्किंग परसेंटेज में चल रही है, 6.255, 6.230। तो जहाँ पे सम लीस्ट है दैट इज द बेस्ट प्राइस 6.23, दिस इज द लीस्ट सम, सो दिस इज द बेस्ट प्राइस एंड दिस इज इट्स रिस्पेक्टिव प्रीमियम। तो यहाँ से हम बेस्ट प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं 94.25। कॉन्ट्रैक्ट्स नो नीड टू रीवर्क, फ्यूचर से उठा लीजिए 40 कॉन्ट्रैक्ट्स। प्रीमियम हमने 40 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 500,000 ईच लिए हैं, जिनका प्रीमियम 0.48% पर एनम है, बट प्रीमियम विल बी एडजस्टेड फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3/12। लीजिए जनाब, हमारा प्रीमियम आ गया 24,000 रुपीज़। ये हमारा हेज सेटअप हो गया। मिड दिसंबर में हमने ऑप्शन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का हेज सेटअप किया। हमने क्या ऑप्शन ली है? हमने पुट ऑप्शन ली है इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे। हमने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर बेचने की ऑप्शन ली है। हेज सेटअप करने के बाद हम वेट करते हैं मिड मार्च का।
जहाँ पे सबसे पहले हमें फैसला करना है क्या हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी, और वो डिपेंड करता है कि अगर हम सेल इंटरेस्ट रेट फ्यूचर कर दें, हमारे पास ऑप्शन 94.25 पे है, तो हमें बाय करके क्लोज करनी पड़ेगी। वर्किंग वन में हमने क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस ऑलरेडी डिटरमिन की हुई है, दैट वाज 93.47, क्योंकि फ्यूचर की ऑप्शन है तो फ्यूचर की प्राइस यहाँ पे यूज़ की जाती है 93.47। तो क्या हमें ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है? सेल 94.25 पे करके बाय करें तो हमें गेन नज़र आ रहा है। कितने गेन है जी? 94.25 माइनस 93.47, 0.78% का गेन है। सो वी मस्ट एक्सरसाइज ऑप्शन। एक्सरसाइज ऑप्शन का मतलब अब आप फ्यूचर की वर्किंग शुरू कर दीजिए। अब आप यहाँ से अपना टोटल गेन मेजर कर लीजिए। क्या है टोटल गेन आपका? 0.78%, 40 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 500,000 ईच पे है, एडजस्टेड फॉर पीरियड 3/12। जनाब 39,000 का आपका गेन आया। अब आप एक स्टेप और आगे चलिए। आप देखिए आपकी एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट क्या है? 370,000 एज बिफोर। इसमें से लेस कर दीजिए गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर 39,000, और इसमें आप ऐड कर दीजिए ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम जो हमने यहाँ पे लिया था दैट वाज 24,000। यहाँ से जी हमें नेट इंटरेस्ट कॉस्ट मिल गई ऑप्शन हेज के थ्रू। 370,000 माइनस 39,000 प्लस 24,000, इट इज़ 355,000। अच्छा जी, अब हमने तीनों हेजेस की आउटकम देख ली है। वन बाय वन अगर मैं यहाँ पे समरी लेके आऊँ, FRA is 354, future is 354, option on interest rate future is 355। अब ज़रा डिस्कशन के एंगल से थोड़ी सी इन पे बात सुन लीजिए, दैट शुड एनहांस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट टूल्स। FRA और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये दोनों आपकी हेज की आउटकम को लॉक करती हैं। थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये दोनों टूल आपको लॉक करते हैं। हम देख रहे हैं लॉक कर रहे हैं, FRA भी 354 पे लॉक कर रहा है, इंटरेस्ट रेट फ्यूचर भी 354 पे कर रहा है, लेकिन इन दोनों की लॉकिंग में थोड़ा फर्क है। FRA का लॉक एब्सोल्यूट है, 100% परफेक्ट है, लेकिन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर या फ्यूचर करेंसी में भी डील करते थे तो उसका लॉक परफेक्ट नहीं होता था। वहां पे हमारी बात हो चुकी है कि परफेक्ट लॉक तो तब है जब गेन और लॉस 100% एक दूसरे को ऑफसेट करें। इन अदर वर्ड्स, हेज एफिशिएंसी 100% आए तो परफेक्ट लॉक है, लेकिन फ्यूचर्स में हेज एफिशिएंसी परफेक्ट नहीं होती ड्यू टू नंबर ऑफ रीजन, जिनमें से एक रीजन मैंने आपको उस वक्त आपको बताया था कि दैट इज राउंडिंग ऑफ इफेक्ट। हमने कॉन्ट्रैक्ट्स में राउंडिंग ऑफ की होती है, जिसकी वजह से फ्यूचर्स में गेन या लॉस की वैल्यू ओपन मार्केट के गेन या लॉस से मैच नहीं करती। एक तो ये रीजन होगी जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर का लॉक परफेक्ट नहीं है। तो FRA और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर दोनों के एक्सपेक्टेड रिजल्ट सेम है, लेकिन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। तो अगर हमने लॉक ही करना है तो फिर परफेक्ट लॉक की तरफ जाओ, जबकि रिजल्ट दोनों से सेम ही एक्सपेक्टेड है। तो इन दोनों में को अगर कंपेयर किया जाए तो इन दोनों में से FRA इज बेटर। ये दोनों एक ही नोयत के टूल हैं, इन दोनों में से FRA इज बेटर। अब इन दोनों में से FRA बेटर है। अगर मैं FRA को कंपेयर करूं ऑप्शन से, अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इन दोनों में फ़र्क देखिए, कॉस्ट में तो सिर्फ 1000 के, ऑप्शन में आपकी कॉस्ट सिर्फ 1000 ज़्यादा है। अब यहाँ पे तवज्जो कीजिएगा, आपके इंटरेस्ट रेट एडवर्स मूव किए हुए हैं,
आपके इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़े हुए हैं, तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं, उसके बावजूद आपकी कॉस्ट में सिर्फ 1000 का फर्क है। और ऑप्शन एडवर्स साइड पे प्रोटेक्शन देता है। इसका मतलब 0.5 की जगह इंटरेस्ट रेट 2% भी बढ़ जाएंगे तो प्रोटेक्शन प्रिवेल करेगी, आपकी कॉस्ट 355,000 से ऊपर शायद नहीं जाएगी, क्योंकि ऑप्शन हेज एडवर्स मूवमेंट में आपको प्रोटेक्शन देता है। और यहां पे उसने आपको 355,000 पे लॉक कर दी आपकी कॉस्ट। अपवर्ड इंटरेस्ट गया, आपकी कॉस्ट 355 आ गई। हम यहां से समझ सकते हैं कि भाई अगर हमारा इंटरेस्ट रेट सिर्फ 0.5% ऊपर गया है, अगर ये 1% भी चला जाता तो हमारी कॉस्ट या 355 ही आती। इसका मतलब एफआरए से ऑप्शन में मूव करते हैं, आपको 1000 एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ सकती है इन केस ऑफ एडवर्स मूवमेंट। लेकिन ऑप्शन की तरफ मूव करने का फायदा क्या है कि अगर इंटरेस्ट रेट फेवरेबली मूव करेंगे, 0.5% बढ़ने की बजाय नीचे रह जाते, नीचे चले जाते, तो वो सेविंग जो है वो आपकी पॉकेट में आ जाती। एफआरए में फेवरेबल मूवमेंट में आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ 1000 एक्स्ट्रा कॉस्ट का रिस्क लेके आप फेवरेबल साइड का बेनिफिट ओपन कर सकते हो। ये डिस्कशन एस्पेक्ट था। अगर हमें यहाँ पे डिस्कशन कहा जाता है तो डिस्कशन के लिए मैंने आपको बता दिया, पहले हमने एफआरए और आईआरएफ को कंपेयर किया और वहां पे अपनी अंडरस्टैंडिंग की मदद से हमने कहा जब हमने लॉक ही करना है तो एफआरए इज अ बेटर लॉक, क्योंकि उसमें 100% सर्टेनिटी है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर में लॉक 100% नहीं है और कॉस्ट चूंकि दोनों की सेम है, तो जहां पे ज्यादा फिर सर्टेनिटी है दैट इज बेटर, एफआरए इज बेटर। फिर हम एफआरए और ऑप्शन को कंपेयर करते हैं तो वहां पे हमारा कमेंट है कि ऑप्शन में हमारी मैक्सिमम कॉस्ट तो सिर्फ 1000 बढ़ रही है एडवर्स केस सिनेरियो में, लेकिन 354 से 355 पे जा रही है। लेकिन फेवरेबल मूवमेंट के केस में हमारी कॉस्ट यहां पे कम भी हो सकती है, जिसका एफआरए में कोई चांस नहीं। सो अगर हम एफआरए और ऑप्शंस को कंपेयर करते हैं तो कीपिंग इन व्यू जस्ट 1000 एक्स्ट्रा कॉस्ट, ये जरूरी है जी। यहां पे अगर 20-25 हज़ार रुपये, 10-15 हज़ार रुपया कॉस्ट होती तो फिर सब्जेक्टिव बात कुछ और होती, सब्जेक्टिव हो जाती बात शायद, बट यहां पे सब्जेक्टिव नहीं, यहां पे तकरीबन क्लियर है कि भाई 1000 तो नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल इंपैक्ट है। तो इस नेग्लिजिबल कॉस्ट के पीछे आप फेवरेबल मूवमेंट की केस में बेनिफिट की चांस लेना चाहोगे, आप ऑप्शन हेज को प्रेफर करोगे। अच्छा जी, वी टेक अ ब्रेक हियर। यहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स और ऑप्शन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे कंप्लीट हमारी डिस्कशन हुई। हमने एफआरए को भी यहाँ पे एक क्वेश्चन में रिवाइज किया। आफ्टर द ब्रेक 15-20 मिनट्स ब्रेक, जब हम वापस आएंगे तो हम क्वेश्चन देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये हमारा आईकैप का पास पेपर का क्वेश्चन है। लेट मी ब्रिंग इट हियर। अच्छा, बिफोर यू गो टू 5 मैं 4 आपको बता दूं, ये आपकी एक होम असाइनमेंट, इसको ले लीजिए जी आप। इसमें मैंने HYK के डाटा को अमेंड किया हुआ है, डिपॉजिट का सिनेरियो बिल्ड किया हुआ है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी है। इसमें HYK जिस तरह जिसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए या इंटरेस्ट रेट गिर जाए उसी कॉन्टेक्स्ट में लेकिन डिपॉजिट का केस बनाया गया है। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है, इसको कीजिएगा। इसका क्वेश्चन आप गूगल क्लासरूम में शेयर कर लीजिएगा तो आपस में आप मैच कर पाएंगे और मैं भी उस पर कमेंट कर दूंगा। तो ये आपकी होम असाइनमेंट है। हम अभी ब्रेक के बाद आते हैं तो हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ये समर 10 का क्वेश्चन 2 है जी, आईकैप का। तो इस पे इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। 20 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद कोई क्वेश्चन आपका है तो आप अपना वॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई इशू है तो। एनी क्वेश्चन यहाँ तक जो आज हमारी डिस्कशन हुई, कोई सवाल? क्वेश्चन नंबर 5 हमने कहा था सिल्वर लिमिटेड पे हम डिस्कशन करेंगे। विंडन 10 का क्वेश्चन 2 है। इसकी रिक्वायरमेंट पहले हम देख लेते हैं जी। इसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। पार्ट ए, डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस वुड बी मोर बेनिफिशियल टू द कंपनी, हेजिंग थ्रू फॉरवर्ड कवर और हेजिंग थ्रू मनी मार्केट। तो ये आपके करेंसी रिस्क के 2 टूल्स आ गए, फॉरवर्ड कवर एंड मनी मार्केट। एंड डिटर्मिन हाउ बेनिफिशियल इट वुड बी फॉर एसएल टू यूज इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स टू हेजेस इंटरेस्ट रेट रिस्क if at the end of February the interest rates rises by fall by this and future price move by this। तो ये हमें उसने इंटरेस्ट रेट का डाटा भी है। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट सेपरेट नज़र आ रहे हैं, एक करेंसी का और एक इंटरेस्ट रेट इसका। दोनों को हम कवर करते हैं और देखते हैं ये कैसे हमारे लिए रहते हैं। हमने इलस्ट्रेशंस कर चुके हैं। फर्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं आईकैप के पास पेपर का। अच्छा, यूजुअली जो देखा गया है आईकैप के पास पेपर्स में करेंसी और इंटरेस्ट रेट रिस्क दोनों को मिला के ही क्वेश्चन आता रहा है। इसके अलावा मैंने आपसे ये भी कहा ओकेजनली हमें करेंसी अलोन भी नज़र आएगा, शायद कहीं इंटरेस्ट रेट रिस्क अलोन भी नज़र आए।
और जैसे रिसेंट टाइम में भी हमें शेयर्स को लेके और शायद कभी कमोडिटीज़ को लेके भी हमें हेजिंग दी गई है, तो उन एस्पेक्ट को भी हम टच करेंगे। अभी हमारी डिस्कशन जारी है, ख़त्म नहीं हुई, तो कुछ साथ साथ क्वेश्चंस करते जा रहे हैं, साथ साथ टॉपिक्स को आगे कैरी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये क्वेश्चन पहले देखते हैं, फिर आगे मज़ीद डिस्कशन को कैरी करेंगे। कुछ हमारे एस्पेक्ट्स अभी रहते हैं, उनको भी साथ साथ इलस्ट्रेशन के थ्रू कवर करेंगे, फिर उनके भी एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं पहले सिल्वर लिमिटेड का केस। इज़ अ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इन मलेशिया। सो हम मलेशिया में जी काम कर रहे हैं। इट डील्स इन 4 मेजर प्रोडक्ट लाइन्स। एज द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी यू आर फेस्ड विद द फॉलोइंग सिचुएशन। तो हम मलेशियन कंपनी का फाइनेंशियल कंट्रोलर हैं, ये सिचुएशन हमारे सामने है। एसएल हैड मेड अरेंजमेंट टू एक्सपोर्ट लेदर शूज टू मेजर कस्टमर इन यूएसए। एक्सपोर्ट to USA. It has been agreed that one consignment would be shipped in each quarter and payment thereof would be made at the end of the quarter. SL's sole supplier of leather is in Pakistan. ये जी सप्लायर है, यहाँ पे यूएस में कस्टमर है, पाकिस्तान में सप्लायर है। It also agreed to supply on 3 months credit. The estimated sales and purchases for the first 2 quarters of 2016 are as follows. मार्च एंड पे हमारी सेल्स कितनी होंगी, हमारी परचेज़ कितनी होगी, और जून एंड पे हमारी सेल कितनी होगी, परचेज़ कितनी होगी। तो बेसिकली हमें 4 ट्रांजैक्शन दी गई हैं, 2 मार्च एंड की, 2 जून एंड की। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल याद होना चाहिए जो मैंने आपसे शेयर किया था पहले, कि जहाँ पे भी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों आ जाएं, वहाँ पे आप मैचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे आपको मार्च एंड पे भी मैचिंग हो रही है और जून एंड पे भी आपकी मैचिंग हो रही है। दोनों पे आपका नेट एक्सपोजर आपको डिटरमिन करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, उस पर बात करेंगे नेट एक्सपोजर पे। फ़िलहाल हम आगे मूव करते हैं, इसको मज़ीद पढ़ते जाते हैं सवाल को जी। हमें टूल्स पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है हेजिंग के, द मैनेजमेंट इज़ कंसिडरिंग टू हेज द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन। इन दिस रिगार्ड एसएल्स बैंक हैज़ प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्पॉट रेट, अब यहाँ पे देखिएगा जी, रेट आपको MYR पर डॉलर दिए गए हैं। बाय सेल में स्पॉट रेट है 3 मंथ्स फॉरवर्ड, प्रीमियम है 6 मंथ फॉरवर्ड प्रीमियम है, और प्रीमियम भी हमें MYR में ही दिया गया है। देन वी हैव इंटरेस्ट रेट MYR के लेंडिंग एंड बोरिंग। लेंडिंग से मुराद यहाँ पे डिपॉजिट लिया जाता है, ठीक है जी, लेंडिंग एंड बोरिंग, और US डॉलर का भी लेंडिंग एंड बोरिंग रेट अवेलेबल है। तो यहीं तक हमारा करेंसी का एरिया है। जो नेक्स्ट पैरा ये शुरू हो रहा है, ये हमारा इंटरेस्ट रेट से रिलेट करता है, इसको अभी हम फिलहाल नहीं पढ़ते, हम पहले करेंसी पे ही बात करते हैं। अच्छा जी, हमें करेंसी रिस्क हेजिंग करनी है। क्वेश्चन 5 में हमारी 2 ट्रांजैक्शन हैं, एक फर्स्ट क्वार्टर एंड वो है जी आपकी $1,020,000, ये आपकी कस्टमर से रिसीवेबल्स हैं, और 775,000 पेएबल हैं। नेट ट्रांजैक्शन आपकी बनी $245,000 रिसीवेबल इन 3 मंथ्स। फर्स्ट क्वार्टर का मतलब 3 मंथ्स। फिर आप सेकंड क्वार्टर को इसी तरह नेट कीजिए, वहाँ पे आपका $1,224,000 रिसीवेबल है और $1,347 पेएबल है। नेट आपका जी 123,000 पेएबल बना इन 6 मंथ्स। ये 2 जी आपके ट्रांजैक्शन है जिनको हमने हेज करना है। ये ट्रांजैक्शन 1 कर लेते हैं, इसको हम ट्रांजैक्शन 2 कर लेते हैं। इन 2 को हमने हेज करना है जी FRA से भी और मनी मार्केट से भी 1 बाय 1। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन नंबर 1 और इसको हम FRA से हेज करने चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या जी, हमारी $245,000 रिसीवेबल्स। अब करेंसी पे हैं जी, यहाँ पे एक तो फिर वो टेबल ज़रा बना लीजिए। फर्स्ट करेंसी, सेकंड करेंसी, बाय, सेल एंड कन्वर्ट।
सेकंड करेंसी पाकिस्तान में वी बाय हाई, वी सेल लो, वी कन्वर्ट थ्रू मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट करेंसी का रूल उलट है, लो, हाई एंड डिवाइड। ये जी हमारा टेबल है, समरी टेबल जो हम बनाते हैं वो हमने बना लिया अपनी वर्किंग के लिए। अच्छा जी, अब आइए दोबारा यहाँ पे जी, हमें FRA करने हैं तो हम करेंगे FRA टू सेल $245,000 इन 3 months फॉरवर्ड। 3 month फॉरवर्ड में हमने $245,000 बेचने हैं। हमने डॉलर बेचने हैं, डॉलर इज़ सेकंड करेंसी, हमें सेकंड करेंसी बेचनी है। तो जनाब सेकंड करेंसी सेल होती है लो रेट पे, मल्टीप्लाई होना है, मल्टीप्लाई होना है लो रेट। तो जनाब लो रेट हमारे पास कौन सा है? दिस इज़ लो रेट 3.030, बट ये तो स्पॉट है, हमें तो 3 month फॉरवर्ड चाहिए ना। तो 3 month फॉरवर्ड के लिए ये इसका रेलिवेंट प्रीमियम है। अच्छा जी, अब आपको ज़रा याद करना है, हमने प्रीमियम और डिस्काउंट का एक रूल पढ़ा था, लेकिन उसके लिए मैं बात की डायरेक्ट कोट और इनडायरेक्ट कोट के रेफरेंस से, और उसके लिए मैंने आपको पाकिस्तान की मिसाल दी थी। पाकिस्तान में हमारा डायरेक्ट कोट चलता है और पाकिस्तान में डॉलर अगर प्रीमियम पे कोट हो रहा है तो डॉलर महंगा होगा, इसका मतलब प्रीमियम ऐड किया जाता है। और ये भी डायरेक्ट कोट ही है। मलेशिया MYR पर डॉलर है, पाकिस्तान में जैसे PKR पर डॉलर होता है, तो मलेशिया में भी डायरेक्ट कोट चल रही है, तो डायरेक्ट कोट में प्रीमियम ऐड किया जाता है। अब यहाँ पे हमें 0.071 प्रीमियम ये ऐड करना है जी, 0.071 प्रीमियम ये ऐड करना है, तो ये हमारा 3 month फॉरवर्ड रेट बन जाता है। अब इसमें मैं आपकी थोड़ी तवज्जो भी दिलवा दूँ, जहाँ जहाँ मेरे नॉलेज में चीज़ें आती हैं उसे शेयर करता जाता हूँ। ICAP के सोल्यूशन में ये यहाँ पे गलती है, उन्होंने यहाँ पे प्रीमियम को लेस किया हुआ है। अब प्रीमियम लेस जो किया जाता है वो इनडायरेक्ट कोट में किया जाता है। अब मैं शायद जैसे पहले, अब तो खैर चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी हैं, ये 2010 का क्वेश्चन तो एरर रहेगी वहाँ पे, चूँकि पहले क्या होता था हमारे, मैं रीज़न भी बता दूँ ये एरर कैसे रह जाती है। पहले हमारे जो पेपर सेटअप में एजुकेशनिस्ट एकेडमिशियंस इन्वॉल्व नहीं होते थे, तो एकेडमिशियन जब इन्वॉल्व नहीं होते थे तो उनका नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट आउटडेटेड हो जाता था, ऑब्सोलीट एट टाइम हो जाता था। तो जब नॉन एकेडमिशियन लोगों को पेपर बनाने को कहा जाता था तो वो क्या करते थे, पास कहीं ICAW का या ACCA का क्वेश्चन को लिया और उसको मॉडिफाई किया। और मैं अक्सर क्लास में भी ये कहता हूँ कि क्वेश्चन को मॉडिफाई करना एक अच्छे खासे एक्सपर्ट ट्यूटर का काम है, जिसकी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ग्रिप हो। तो जब नॉन एकेडमिशियन इस तरह के क्वेश्चंस को अमेंड करते हैं तो वह गड़बड़ कर जाते हैं। अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन गालबन मैं अज्यूम करता हूँ शायद किसी ACCA के पेपर में आया होगा, और वहाँ पे वो शायद ये UK और से फ्रांस की ट्रेड होगी, जिसको पाकिस्तान के लिए मॉडिफाई किया गया और मलेशिया और USA की ट्रेड बना दी गई। ट्रेड तो कंट्री के नाम बदल दिए, करेंसी के साइन भी बदल दिए, बट एक चीज़ जो शायद पेपर सेटर जो मिस कर गया, मुझे जो लग रहा है वो ये मिस कर गया कि भाई UK में जब ट्रेड हो रही थी तो वहाँ पे तो चल रहा था इनडायरेक्ट कोट, पाकिस्तान में जब मलेशिया और USA में आपने ट्रेड शिफ्ट किया तो आपने यहाँ पे बना दिया डायरेक्ट कोट। तो इनडायरेक्ट कोट में तो प्रीमियम यकीनन लेस किया जाता है, बट डायरेक्ट कोट में प्रीमियम ऐड किया जाता है। तो शायद बाकी सब तो चेंज हो गया, अनफॉर्चुनेटली एग्जामिनर यहाँ पे माइनस को प्लस नहीं कर पाया, जो सोल्यूशन हमें एटलीस्ट प्रेजेंट किया गया। तो बहरहाल ये इसमें गलती है। मैंने इसलिए आपको कहा कि आप बेसिक सीखिए किताब से, नोट से, लेक्चर से, और उसको फिर क्वेश्चंस पे अप्लाई कीजिए। क्वेश्चंस के सलूशन से नॉलेज हासिल करने की कोशिश ना कीजिए, वहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं। कहीं पे आपका कोई डिसएग्रीमेंट रहे कि भाई मैंने नोट्स में किताब में कुछ और पढ़ा, सलूशन में जब मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ अपनी वर्किंग को तो मुझे कोई कंट्रास्ट नज़र आ रहा है, तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए अगर आपको समझ नहीं आता तो। बहरहाल यहाँ से हम FRA करते हैं और हमारा 3.030 प्लस 0.071 मल्टीप्लाइड विथ 245,000, हमारा आंसर आया MYR 759,745। ये जी FRA है। इसके बाद इसी ट्रांजैक्शन का हम मनी मार्केट बनाते हैं।
मनी मार्केट हेज में आपको गाइड किया गया, सबसे पहले आपको 3 स्टेप्स लिखने होते हैं। यहाँ पे हम हेज बना रहे हैं डॉलर रिसीवेबल का, डॉलर एसेट का हेज बना रहे हैं तो डॉलर लाइबिलिटी चाहिए, आपको बोरो करने हैं डॉलर बोरो करने हैं तो डिपॉजिट आपको यकीनन करना है MYR, डॉलर बोरो करके MYR को डिपॉजिट करना है। तो इन बिटवीन लिंक क्या हुआ, सेल डॉलर एट स्पॉट। मनी मार्केट में हमेशा बाइंग सेलिंग स्पॉट पे की जाती है। लीजिए जी 3 स्टेप्स आ गए हैं, अब इनकी वर्किंग हम परफॉर्म कर सकते हैं। हमें डॉलर बोरो करने हैं किस रेट पे, हमें डॉलर बोरो करने हैं 7.2 पे, हमें 7.2 पे डॉलर बोरो करने हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। सफिशिएंट डॉलर के प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारे जो लोन अकाउंट में वो बन जाएं 245,000। हम 245,000 की रिसीट को हेज करना चाह रहे हैं। हम इतने डॉलर बैंक से बारो करेंगे कि 3 महीने बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 245,000 इकट्ठे हो जाएं, ताकि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 245,000 आउटस्टैंड करेगा, हमारे कस्टमर से $245,000 आएगा, हम जमा करवाएंगे और हमारी लाइबिलिटी सेटल हो जाएगी। तो सॉल्विंग इट फॉर एक्स जनाब, हमें $240,668 बोरो करने हैं और फिर इनको हमने बेच देना है स्पॉट पे। डॉलर को हमने बेचना है, डॉलर सेकंड करेंसी है, सेकंड करेंसी सेल लो रेट पे होती है, तो स्पॉट का लो रेट ये जनाब 3.03 और मल्टीप्लाई सेकंड रेट 3.030। तो हमें यहाँ से जो MYR मिले, मलेशियन रुपी जो आए हमारे पास 729,224, इनको हमने डिपॉजिट करवाना है फॉर 3 मंथ्स। MYR हम डिपॉजिट करवाते हैं, MYR डिपॉजिट होता है 6.6% पे, तो 0.066। ये जी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1, $245,000 रिसीवेबल इन 3 मंथ्स। उसके 2 हेजिंग ऑप्शन जो हमारे पास थे हमने दोनों बनाए। हमसे रिक्वायरमेंट में कहा गया है डिटर्मिन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन वुड बी मोर बेनिफिशियल। तो ट्रांजैक्शन नंबर 1 के लिए बेनिफिशियल, चूँकि ये रिसीट है तो रिसीट में जहाँ पे ज़्यादा प्रोसीड्स आएँ वो बेहतर है। FRA में हमें ज़्यादा प्रोसीड्स आ रही हैं 759 वर्सेस 741, तो FRA इज़ बेटर। ट्रांजैक्शन नंबर 1 के केस में FRA बेहतर है। अब हम ट्रांजैक्शन नंबर 2 की हेजिंग के लिए जाते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 हमारी क्या है जी, 123,000 पेबल इन 6 मंथ्स। हम ट्रांजैक्शन नंबर 2 की हेजिंग के लिए अब जा रहे हैं जी। ट्रांजैक्शन नंबर 2, इसमें भी पहले FRA है जी। इसमें हम FRA करेंगे टू बाय $123,000 इन 6 मंथ्स फॉरवर्ड। हमने बाय करने हैं डॉलर इज़ अ सेकंड करेंसी। सेकंड करेंसी हम बाय करते हैं, सेकंड करेंसी हम बाय करते हैं हाई रेट पे। दिस इज़ द हाई रेट, बट 6 मंथ फॉरवर्ड में ये प्रीमियम भी है, प्रीमियम ऐड किया जाता है। सो हाई रेट 6 मंथ फॉरवर्ड और मल्टीप्लाई होना है, सो 3.110 प्लस 0.164 और मल्टीप्लाई होना है। तो यहाँ से हम देखते हैं हमारी कॉस्ट इन MYR क्या आ रही है, इट इज़ 402,702। ये जी हमारी MYR में कॉस्ट आ गई अगर हम FRA से चलें। ट्रांजैक्शन नंबर 2, अगर यही ट्रांजैक्शन हम मनी मार्केट से हेज करें तो सबसे पहले स्टेप्स, हमें डॉलर लाइबिलिटी पेबल्स को हेज करना है। डॉलर पेबल को हेज करना है तो डॉलर एसेट बनाइए, डिपॉजिट करने हैं डॉलर डिपॉजिट करने हैं तो फिर MYR यकीनन हमें बोरो करने हैं, MYR बोरो करने हैं, डॉलर डिपॉजिट करने हैं, तो इन बिटवीन क्या होगा, बाय डॉलर एट स्पॉट। डॉलर डिपॉजिट करने हैं, सफिशिएंट डॉलर डिपॉजिट करने हैं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 6 मंथ्स में आपके पास 1,23,000 इकट्ठे हो जाएं।
क्योंकि डॉलर डिपॉजिट करेंगे हम, प्रिंस उस पर इनकम कमाई जाएगी 6 महीने और 1,23,000 का डॉलर इकट्ठे हो जाएंगे 6 महीने में, तो 6 महीने बाद हम अपनी लायबिलिटी पे ऑफ कर पाएंगे। तो डॉलर डिपॉजिट का रेट 5.8%। तो जनाब कितने डॉलर हमें डिपॉजिट करने हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें 119,534 डॉलर डिपॉजिट करने हैं और इसका हम स्पॉट पे बाय करेंगे। डॉलर स्पॉट पे बाय करना है तो स्पॉट पे बाय करने का रेट, डॉलर सेकंड करेंसी बाय करनी है, स्पॉट का हायर रेट 3.11 मल्टीप्लाई, हमें मिलेंगे, यहाँ से कन्वर्ट होगा ये M/R में 371,751 और ये हम पैसे बोरो कर रहे होंगे। M/R बोरो होता है 7.9% पे फॉर 6 मंथ। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमारा कितना स्टैंड करेगा वो मेजर कर लेते हैं। ये जी हमारी M/R में कॉस्ट अगर हम मनी मार्केट हेज बनाते हैं। सो कंपैरिजन करेंगे कि भाई बेनिफिशियल क्या है। अगर हम FRA से हेज बनाएं तो हमारी कॉस्ट $123,000 की एडजस्टमेंट होगी, M/R 4,02,000, और अगर हम मनी मार्केट से हेज करें तो हमारी $123,000 की कॉस्ट होगी 386। तो कॉस्ट जहाँ पे कम है दैट इज़ अ बेटर टूल। उसने पूछा कौन सा टूल अच्छा है, बेनिफिशियल है, तो हमने कहा जहाँ पे रिसीट की बात है वहाँ पे FRA इज़ बेनिफिशियल, जहाँ पे पेमेंट की बात है वहाँ पे हमारे केस में मनी मार्केट हेज इज़ बेनिफिशियल। तो हमने पार्ट ए को टैकल कर लिया जिसमें हमें करेंसी रिस्क मैनेजमेंट की बात की गई थी। एनी क्वेश्चन? कोई चीज़ अगर यहाँ पे समझ नहीं आई? अच्छा, जब हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ते हैं उसके लिए रिक्वायरमेंट बी हम दोबारा साथ पढ़ लेंगे। SL has sold one of its product line for M/R 15 million। एक उसने अपना प्लांट प्रोडक्ट लाइन एक डिवीजन बेच दिया 15 मिलियन M/R का। The proceeds are expected to be received at the end of February 2016। SL plans to use these funds in September। फरवरी के एंड में आएंगे पैसे और प्लान टू यूज दीज फंड्स इन सितंबर 2016 फॉर इट्स मेजर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। तो एंड फरवरी से लेके सितंबर तक आपने ये पैसा यकीनन कहीं इन्वेस्ट करना है। कॉन्सिक्वेंटली मैनेजमेंट वांट्स टू इन्वेस्ट दिस अमाउंट इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ एट 6%। 6% रेट पर कंपनी चाहती है इस पैसे को इन्वेस्ट कर सके। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग टू hedge the interest rate risk by using interest rate futures। The current price of March 6-month future contract is 95.5 whereas standard contract size is M/R 3 million। Requirement है how beneficial would it be for SL to use interest rate futures to hedge the interest rate risk if at the end of February 2016 the interest rates fall by 0.5 and future price moves by 1%। Interest rates rise by 1% and future price moves by 1%। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले तो इसके रिक्वायरमेंट को समझ लीजिए क्या है। आज की तारीख उसने में क्या बताई हुई है जी? 1 जनवरी, गालबन आज हमारा 1 जनवरी चल रहा है क्योंकि हमें यहाँ से जो उसने डेट दी फर्स्ट क्वार्टर एंड ये हमारा एस्टीमेट ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर्स, ये एस्टीमेट्स हैं। इसका मतलब हम गालबन 31 दिसंबर पे खड़े हुए हैं। तो आप अपने आप को 31 दिसंबर पे अगर आप प्लेस करें, वहाँ से ये 3 मंथ से या 6 मंथ से इसी डाटा को लेकर चलिए, तो आज से 2 महीने बाद आपको पैसे आने हैं और हम अज्यूम करते हैं हम उसको 1 सितंबर को इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 6 मंथ्स के लिए हमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। फरवरी एंड में पैसा आएगा और सितंबर में हमने इन्वेस्ट करना है। और सितंबर का चूंकि इसने शुरू या एंड का नहीं बताया तो हम अज्यूम करते हैं सितंबर के शुरू में इन्वेस्ट होगा। इसका मतलब ये पैसा हमें 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है। अब उसने कहा हाउ बेनिफिशियल दिस हेज विल बी। हम फ्यूचर 6 मंथ फ्यूचर, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड मैच्योरिटी 6 मंथ दी गई है, हम 6 मंथ फ्यूचर से इसको हेज करने जा रहे हैं।
क्वेश्चन इज हाउ बेनिफिशियल। अब बेनिफिशियल फ्यूचर हेज जब आप करते हो तो आपका मकसद होता है कि स्पॉट मार्केट में अगर आपको कोई नुकसान हो तो फ्यूचर हेज में वो फायदे से कंपनसेट हो जाए। दिस इज हाउ वी सेट अप दिस इज द पर्पज ऑफ सेटिंग अप फ्यूचर। और ये भी हमें पता है कि अगर स्पॉट मार्केट में कोई फायदा होगा तो फ्यूचर मार्केट में लॉस से वो हमारा हेज ऑफसेट हो जाएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मुझे जो लगता है इस केस में हमें एक जो स्टेटमेंट बनानी चाहिए वो फ्यूचर हेज सेटअप की स्टेटमेंट बना लेनी चाहिए। और फ्यूचर हेज सेटअप की स्टेटमेंट बनती है कि हम 31 दिसंबर को खड़े में हैं अगर, तो हमें इंटरेस्ट इनकम का हेज सेटअप करना है। इनकम के हेज सेटअप करने के लिए हम बाय इंटरेस्ट रेट फ्यूचर करते हैं। कौन से फ्यूचर करते हैं? इस केस में उसने सेटलमेंट डेट का जिक्र हमारे साथ किया हुआ है, प्राइस ऑफ मार्च 6 मंथ फ्यूचर। हमें फरवरी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें मार्च के फ्यूचर चाहिए और उसकी प्राइस उसने 95.50 बताई हुई है। और हम कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पे मैयर कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स जो हम यहाँ पे लेंगे 15 मिलियन MYR हमने हेज करना है। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज 3 मिलियन है। हमारा इन्वेस्टमेंट पीरियड भी 6 मंथ्स है और स्टैंडर्ड भी 6 मंथ्स ही है। इसका मतलब हमें 5 कॉन्ट्रैक्ट्स से हेजिंग करनी है। अच्छा जी, हाउ बेनिफिशियल हेज विल बी। अब ये समझिए कि हेज का मकसद क्या होता है कि स्पॉट मार्केट में जो ऊंच नीच आए फ्यूचर मार्केट की ऊंच नीच से वो ऑफसेट हो जाए। तब देखिए उसने कहा फरवरी 2016 में इंटरेस्ट रेट, फरवरी 2016 में आके अब आपने हेज क्लोज करना है। आपने 31 दिसंबर को हेज सेटअप किया, फरवरी एंड पे 2 महीने बाद, दिसंबर एंड से जनवरी एंड फरवरी एंड 2 महीने बाद आप हेज क्लोज कर रहे हैं। तो जब हेज क्लोज कर रहे हैं वो कहता है जी इंटरेस्ट रेट 0.75 गिर गए। अब इंटरेस्ट रेट अगर 0.75 गिरे हैं तो आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ स्पॉट मार्केट में? द आंसर इज लॉस, क्योंकि ये डिपॉजिट का हेज है। डिपॉजिट का हेज है तो हमें लॉस हुआ ऑन स्पॉट मार्केट, बल्कि हम इसको लिखते हैं लॉस इन इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट। कितना लॉस हुआ जी हमें MYR 15 मिलियन पे इंटरेस्ट कितना गिरा जी? 0.75%। 0.75% का लॉस हुआ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो 15 मिलियन हमें 56,250 रुपीज़ का लॉस हुआ। और हेज का मकसद क्या था कि हमें अगर स्पॉट मार्केट में लॉस हो तो यकीनन फ्यूचर मार्केट में हमें फ़ायदा होगा। अब यहाँ पे उसने देखें जरा स्मार्टली काम क्या किया, उसने ये नहीं लिखा कि फ्यूचर की प्राइस बढ़ी या गिरी, उसने कहा जी मूव्स बाय, वो ऊपर गई नीचे गई, हम उसमें पढ़ते ही नहीं है। हमें यह पता है कि अगर स्पॉट मार्केट में हमें नुकसान हो गया तो फ्यूचर में यकीनन हमें प्राइस की मूवमेंट की वजह से गेन ही आया होगा। तो हम गेन ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर वर्कआउट कर लेते हैं। हमने 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ MYR 3 मिलियन ईच के लिए हैं और उस पर हमें 1% का गेन होगा एडजस्टेड फॉर स्टैंडर्ड मैच्योरिटी। हमें गेन होगा 75,000 का और एज अ रिजल्ट हमें नेट गेन आ जाएगा। नेट गेन हमारा 18750 क्या बता रहा है कि कंपनी विल बी एबल टू अर्न 18,750 more than its target income। क्योंकि हम कहते अगर ये होता ना गेन और लॉस ऑफसेट हो जाते, नेट जीरो हो जाता, तो हम कहते हैं हमने टारगेट को मैच कर लिया। अगर गेन और लॉस एक दूसरे को 100% ऑफसेट करें तो हम कहते हैं हमने टारगेट को पूरा कर लिया, क्योंकि 100% ऑफसेट हो जाना दैट इज द सक्सेस। लेकिन हम यहां देख रहे हैं हमें तो नेट में फायदा आ रहा है,
नेट में फ़ायदा है, इसका मतलब हम टारगेट से ज़्यादा कमा लेंगे। ये हमारा सिनेरियो 1 होता है। इसकी प्रेजेंटेशन आई कैप के एग्जामिनर की थोड़ी डिफरेंट है, बट वो भी ठीक है, ये भी प्रेजेंटेशन का तरीका है। हाउ बेनिफिशियल, किस हद तक हम हेज में कामयाब हुए, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कामयाबी से मुराद क्या है कि क्या हम अपनी टारगेट इंटरेस्ट इनकम को मीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे नेट गेन हमें बता रहा है कि हम टारगेट इंटरेस्ट इनकम से एक्सीड कर जाएंगे, और यही हम एवेल्यूएशन सेकंड सिनेरियो में करते हैं। सेकंड सिनेरियो में वो कह रहा है जी इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ जाए और फ्यूचर की प्राइस 1% से गिर जाए। अगर इंटरेस्ट रेट 1% से बढ़ेगा तो हमें जनाब मिलेगा गेन इन इंटरेस्ट इनकम, हमें मिलेगा गेन इन इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू इंटरेस्ट रेट राइज। क्योंकि हम डिपॉजिट है ना, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हमें तो गेन मिलेगा। तो हमें 15 मिलियन MYR पे 1% का गेन 6 महीने के डिपॉजिट पे मिलेगा, और वो हमारा MYR जो गेन आएगा वो होगा जी 75,000 का, और इसके अगेंस्ट फ्यूचर की प्राइस मूव्स बाय 1%, तो यकीनन फ्यूचर में हमें लॉस आएगा 1% का। तो हमें लॉस ऑन फ्यूचर आएगा, क्योंकि अगर स्पॉट मार्केट में गेन है तो फ्यूचर मार्केट में यकीनन लॉस आएगा। तो लॉस ऑन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर, और उसकी कैलकुलेशन 5 कॉन्ट्रैक्ट्स 3 मिलियन ईच के ईच 1% इंटू 6/12, ये लॉस भी एग्जैक्टली 75,000 ही आया। नेट इम्पैक्ट इज़ 0। तो इसका मतलब इस सिचुएशन में कंपनी विल बी एबल टू अर्न एज पर इट्स टारगेट्स, कि जो स्पॉट मार्केट में हमें गेन हुआ वो फ्यूचर के लॉस से ऑफसेट हो जाएगा, और अल्टीमेट आउटकम हमारे टारगेट के बराबर रह जाएगी। पहले केस में हम टारगेट से एक्सीड कर गए थे, दूसरे केस में हम टारगेट को मीट कर जाएंगे। मतलब दोनों सिचुएशन में हम टारगेट इनकम से पीछे नहीं रह रहे, या टारगेट इनकम से ज़्यादा कमा रहे हैं, या एटलीस्ट टारगेट इनकम के बराबर कमा रहे हैं, जो 2 सिनेरियोज हमें दिए गए हैं। तो ये एक बड़ा सिंपल सा आप देख सकते हैं फ्यूचर हेज का सिनेरियो था। हमने तो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स पे बड़े कंप्रीहेंसिव सिनेरियोज देखे हैं, ये बड़ा बेसिक सा सिनेरियो आया था। मज़ीद क्वेश्चंस भी देखेंगे इंशाअल्लाह आगे चल के। आज के लिए इतना ही जी। हम जो आगे हमारी डिस्कशन चलनी है, क्वेश्चंस भी मैंने जैसे कहा आप देखेंगे, लेकिन अब हमने डिस्कशन स्वैप्स पे लेके जानी है। हमारी रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से जो हमारे टूल्स रह गए हुए हैं करेंसी स्वैप्स हैं, जिसमें करेंसी स्वैप तो बड़ी बेसिक सी डिस्कशन है। मेन डिस्कशन हमारी होनी है इंटरेस्ट रेट स्वैप पे इंशाअल्लाह कल, और उसके साथ हम फिर मज़ीद पास्ट पेपर क्वेश्चंस देखेंगे आई कैप के, और फिर आज कैप पेपर के क्वेश्चंस देखते हुए फिर मैंने जैसे आपसे कहा था हम शेयर्स पे, कमोडिटीज़ पे और उससे रिलेटेड जो डिस्कशन है पास्ट पेपर की, उन पे भी हम बात कर रहे होंगे इंशाअल्लाह। आज के लिए इतना है जी, बाकी इंशाअल्लाह कल हम डिस्कशन करेंगे।